हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों इस प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन से हम 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्नों को एक एक करके एनालिसिस यानी कि व्याख्या हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी कि अवतल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस के परिभाषा लिखने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसी बोर्ड एग्जाम, खास करके बिहार बोर्ड में यह कई बार प्रश्न पूछ चुका है, अन्य बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य अथवा पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है उसको हम पश्च दृश्य दर्पण या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल है यह है अपवर्तन चैप्टर से कि हीरे का अपवर्तनांक यानी कि 4.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, जो यह कथन उसका क्या अभिप्राय, क्या औचित्य कहता है। अगला चौथा है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। कोई भी लेंस है उसकी एक डायोप्टर क्षमता से आप क्या समझते हैं, एक डायोप्टर क्षमता का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको आप कैसे समझते हैं, इस चीज को हमको समझना है। अगला है आवर्धन क्या है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों आपको इसको समझने के लिए एक अवतल दर्पण बनाना होगा, तब आप इसको समझ सकते हैं। अवतल दर्पण नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण का फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। दोस्तों हम जानते हैं अवतल दर्पण की परिभाषा से क्या होता है। अवतल दर्पण की परिभाषा वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अथवा केंद्र की ओर हो, उससे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर यह एक अवतल दर्पण, ऐसा हमने लिया, यह एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह यह धंसा हुआ है और यह हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, यह प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र और एम डॉट यह हो जाता है दर्पण का द्वारक। यहां पर मान लेते हैं कि यह सी है, वक्रता केंद्र है। हमारा जो ये सवाल है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसका परिभाषा होता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती, नजदीक से नजदीक आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए परिभाषा, आप कॉपी पर लिख लीजिए। हम यहाँ लिख कर नहीं समझा रहे हैं, हम ओरल में मौखिक रूप से आपको समझा रहे हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती यानी कि नजदीक से नजदीक आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं कि यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कहता अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल समांतर, एकदम बिल्कुल सीधा, जैसे रेखा सीधा मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती, इसके नजदीक, इन्हें की इतना दूर यहां चले जाएंगे, इसके नजदीक यह रेखा जो खिंचा हमने इसके नजदीक, मान लिया कि यह ए बी आपतित किरण है, यह ए बी आपतित किरण है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती इसके नजदीक, ऐसा भी हो सकता है, यह भी रेखा हो सकता है इसके नजदीक। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती आने वाली प्रकाश की किरणें, यह जो प्रकाश की किरणें यहां से इधर आ रही है अवतल दर्पण के प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, यह परावर्तन के बाद, यहां पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन हो गया यहां से यहां आ गया तो यहां पर कटा, जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यह एक आपतित किरण है, अवतल दर्पण पर आया, परावर्तन हुआ, टकराने के बाद यहां पर मिला, यहां पर कटा ना मुख्य अक्ष, यहां पर कटा, ये भी किरण ऐसे आई और यहां पर आके यहां पर कटा, तो इसी को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, क्योंकि इसका परिभाषा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती नजदीक आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उससे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे भी मान लें कि यहां नहीं कटे, यहां कटे तो यही होगा मुख्य फोकस। एक और फिगर बना के हम समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह एक अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, यह सी वक्रता केंद्र है, यह पी ध्रुव है, और मान लें कि कोई आ रही है प्रकाश किरण ऐसे और यहां ना कटकर कोई यहां कटता है, यहां ना कटकर कभी कभी यहां कटेगा तो मुख्य फोकस यह कहलाएगा। मतलब यहां नहीं कटा
और यहाँ कटेगा तो मुख्य फोकस यहाँ कहलाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उसी को मुख्य फोकस कहते हैं और इसको हम किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब हमें समझना है या हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण अथवा पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यह दूसरा प्रश्न समझना है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण अथवा पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। दोस्तों इसके जो वरीयता देने के मुख्य कारण है, यानी कि प्रीफर करने के, यानी कि पसंद करने के या इसका उपयोग करने के, पृष्ठदर्शी दर्पण का उपयोग करने के मुख्य दो कारण है। पहला कारण है कि यह जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, उसमें कोई भी वाहन यदि उसमें हम देखते हैं तो बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है उत्तल दर्पण में। किसी बार जैसे हम ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं और हम अपने साइड मिरर में देखें तो पीछे जो वाहन है उसका बहुत सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है और एकदम छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी कि जब हम किसी वाहन में यह उत्तल दर्पण लगा हुआ देखते हैं, उसके ऐनक में देखते हैं, जो ऐनक लग रहा था वही पृष्ठदर्शी दर्पण या उसको हम पश्चिम दृश्य दर्पण कहते हैं। तो इस रूप में इसको वरीयता देने के मुख्य दो कारण है। पहला है कि वह उस दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखता है और दूसरा उसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है, विस्तृत होता है। यानी कि दृष्टि जो क्षेत्र होता है, देखने का जो जगह होता है, एरिया, वो काफी विस्तृत होता है। यह दो कारणों से हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। दो ठो कारण, पहला कि प्रतिबिंब सीधा दिखता है और दूसरा उसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है, इस चीज को समझने के लिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि दृष्टि क्षेत्र कितना काफी अधिक होता है। इसको तुलनात्मक समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई एक समतल दर्पण है, यहाँ पर हम कोई समतल दर्पण ऐसे बना लेते हैं जिसका यह परावर्तक शब्द नीचे वाला है। मान लीजिए यहाँ पर कोई नेत्र है, यहाँ पर कोई नेत्र है और यहाँ से कोई इसमें कोई प्रतिबिंब को देखता है तो इसका दृष्टि क्षेत्र ऐसे होगा, ऐसा होगा, और यहां से पुनः यह ऐसे आ जाएगा दृष्टि क्षेत्र, यहां से यह ऐसे आ जाएगा, यह दृष्टि क्षेत्र ऐसा होगा। पुनः वही चीज को हम उत्तल दर्पण में देखते हैं तो उसका दृष्टि क्षेत्र ऐसा होगा। यह एक उत्तल दर्पण है, यह एक उत्तल दर्पण है। मान लीजिए कि यहां पर हमारा नेत्र है और यहां से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका दृष्टि क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा। ऐसे नेत्र से प्रकाश आएगा और पुनः यह ऐसा आएगा दृष्टि क्षेत्र और यह ऐसा आएगा दृष्टि क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि इसका दृष्टि क्षेत्र कितना है और इसका दृष्टि क्षेत्र कितना बड़ा है कि नहीं। विस्तृत दृष्टि क्षेत्र स्वाभाविक है, फिगर में दिखता है। तो यही कारण, दो कारण है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में कि पहला कारण है कि उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। यानी कि हम कोई बाइक चला रहे हैं और उसमें ऐसे उत्तल दर्पण लगा हुआ है तो वह बहुत दूर की वस्तु को, बहुत दूर की विस्तृत दृष्टि क्षेत्र में बहुत दूर की वस्तु को भी छोटा छोटा प्रतिबिंब ऐनक में दिखाई देता है और सीधा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। लेकिन वही जब हम समतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है, यह कम ही दूर की वस्तु को उसमें दिखाई देगा, जिसके कारण हमको साइड देने में दिक्कत होगा गाड़ी चलाने में। यही कारण उत्तल दर्पण का उपयोग करता है कि दूर ही वस्तु है तो हम उसको देख लेते हैं ऐनक में और उसी के अनुसार हम साइड देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रक है, हम ऐसे चला रहे हैं और ऐनक में देखें कि ट्रक आ रहा है हमारे पीछे से तो हम ज्यादा थोड़ा साइड देते हैं, यदि बाइक है तो थोड़ा कम साइड देते हैं। तो यह दो फायदा होता है यानी कि इसका उपयोग करने में। अब है जो हमको समझना है प्रश्न संख्या तीसरा है जो कि अवर्तनांक से है। दोस्तों यहाँ पर कोई डाउट होगा तो हम बताइएगा कमेंट के अंदर से, हम आपको क्लियर कर देंगे। हालांकि इसमें दो ही बात महत्वपूर्ण होता है, पहला सीधा प्रतिबिंब बनता है और दूसरा दृष्टि विस्तृत क्षेत्र होता है कि दूर से आने वाली वाहन हमको दिखाई देता है उस फिगर में और उसके अनुसार से अपना साइड देते हैं उसको या अन्य कोई भी चीज विकल्प हम उपयोग करते हैं। अब हमें प्रश्न समझना है तीसरा, हीरे का अवर्तनांक 4.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यह अपवर्तन चैप्टर से है जो कि अवर्तनांक से है। आपको पता होगा कि विभिन्न वस्तुओं का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। आइए हम कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे तो यह प्रश्न समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लिख चुके हैं कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक, जैसे कि हवा है, हवा का अपवर्तनांक लिख चुके हैं, पानी का अपवर्तनांक लिख चुके हैं, कांच का और हीरा का अपवर्तनांक लिख चुके हैं। इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक इतना का क्या अभिप्राय है, यानी कि यह कथन हमें क्या बताता है।
यानी कि हीरा का आवर्तनांक 4.42, यह हमें क्या बताता है? तो आइए हम इसको समझते हैं। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि वह जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है वह प्रकाशतः सघन माध्यम होता है। प्रकाशतः क्या होता है? सघन माध्यम होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ हवा का अपवर्तनांक है 1.003, मान लीजिए 1 है, और पानी का 1.33 यानी कि इससे ज्यादा है, तो प्रकाशतः हम बात करेंगे तो यह प्रकाशतः सघन माध्यम होगा और यह प्रकाशतः विरल माध्यम होगा। और प्रकाशतः सघन और प्रकाशतः विरल माध्यम से आप परिचित हो गए। प्रकाशतः यदि सघन माध्यम है तो प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। आपको यह पता है? नहीं पता होगा तो बुक में पढ़ लीजिएगा, अपवर्तनांक चैप्टर में या प्रकाश के वर्तन में जो अपवर्तनांक टॉपिक है उसमें दिया गया है। जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक हो वह प्रकाशतः विरल माध्यम होता है, और जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम हो वह प्रकाशतः सघन माध्यम होता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हवा और पानी का अपवर्तनांक के तुलनात्मक अध्ययन कर दोनों की तुलना करें तो हवा का अपवर्तनांक कम है और पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है। हवा का अपवर्तनांक कम है तो यह बताता है कि हवा में प्रकाश क्या है? विरल माध्यम है, और पानी का अपवर्तनांक अधिक है जो यह बताता है कि पानी प्रकाश का क्या है? सघन माध्यम है, और इससे प्रकाश की चाल क्या है? कम है। इसी तरह हम जितना भी लिखे यहाँ पर कांच या हीरा की तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का है, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक काफी अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक काफी अधिक होने के कारण इससे बात स्पष्ट होता है कि हीरा प्रकाशता क्या है? सघन माध्यम है, और हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगा? लगभग बहुत कम होगा। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक कितना यह बताता है, कथन का अभिप्राय यह कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक है जो कि 4.42 काफी अधिक है, जो कि प्रकाश के लिए क्या है? सघन माध्यम है, और इसी कारण से हीरा में प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। यानी कि इसके इतना होने के दो ठो कारण है कि यह प्रकाश का सघन माध्यम है, और जब ये सघन माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल घट जाएगी, तो इससे प्रकाश का वेग बहुत कम होगा। हीरा का अपवर्तनांक हमें यही बताता है। एक बात बताता है कि यह सघन माध्यम है, और दूसरा बात हमें यह बताता है कि इससे प्रकाश का वेग बहुत कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। अगला है चौथा सवाल, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी कि कोई लेंस है उसकी एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। ताइए इसको हम परिभाषा को समझते हैं। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी कि डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यहां पर कहता है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता को हम एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई भी लेंस है उसकी फोकस दूरी यदि 1 मीटर है, फोकस दूरी क्या है? 1 मीटर है, तो उसकी जो क्षमता होगी उसको हम एक डायोप्टर की क्षमता कहते हैं। यदि 2 होगी तो 2 डायोप्टर की क्षमता, 3 होगी तो 3 डायोप्टर की क्षमता। यहाँ पूछ रहा है एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें, तो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायोप्टर है। कैपेसिटी, लेंस की जो क्षमता है कैपेसिटी, उसका मात्रा क्या है? डायोप्टर है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर है। तो कहता है जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो लेंस होता है उसकी क्षमता को हम एक डायोप्टर की क्षमता कहते हैं। यदि 2 मीटर होगी तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। यदि 3 मीटर होगी लेंस की फोकस दूरी तो उसकी क्षमता 3 डायोप्टर होगी। इस तरह से यहाँ पर एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित किया गया है। सबसे लास्ट सवाल हमारा है आवर्धन क्या है? तो आवर्धन होता है वह कोई भी वस्तु जिसके प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु है जो कि 5 मीटर लंबा है और इसका प्रतिबिंब है 10 मीटर लंबा है, दुगुना है, तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 है तो 10 और बिंब की ऊंचाई 5 है तो 5 गुना 10, इसका जो आवर्धन हो जाएगा 2 हो जाएगा। आवर्धन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और में हम बिंब की ऊंचाई से भाग देते हैं, उसी को हम कहते हैं आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा है। पहला प्रश्न था अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। दूसरा है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य अथवा पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तीसरा सवाल है हीरे का अपवर्तनांक 4.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है।
चौथा सवाल है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। और पांचवा है आवर्धन क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पांचों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।